हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नए क्लास में, शारदा बायोलॉजी क्लासेस के। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि कल हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और आज ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा हम लोग को पता है कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी खाना से आता है। तो जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, या ब्रेड हो या फिश प्रोडक्ट हो या डेयरी प्रोडक्ट हो, कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब ग्लूकोज फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम देखें, जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये दो वर्ड से बना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ग्लाइको एंड लाइस। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये बॉडी के सारे सेल में ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सारे सेल में ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, बिकॉज इच सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू सर्वाइव, मतलब कि इस सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। बात समझ में आई? तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये सारे सेल में हैपन होता है। बात समझ में आ गया? गॉट इट। अब जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये दो वर्ड से बना होता है, एक ग्लाइको, दूसरा लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। मतलब if you define the glycolysis, then the process in which the glucose is break down is called glycolysis। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो इंटेस्टाइन में होता है। तो खाना जाता है इंटेस्टाइन में, ये फाइनली इंटेस्टाइन के सेल इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली ये कन्वर्ट होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ETC, ये सारे प्रोसेस हैपेंस होते हैं। उसी तरह ग्लाइकोलाइसिस भी उसमें से एक प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज को तोड़ता है। बात समझ में आई? यदि हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? जो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of ग्लूकोज। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को फाइनली हम ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए अब हम बात ये करते हैं कि एक्चुअली ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज हम बोलते किसको है? जो ग्लूकोज होता है ना, एक्चुअली ये जितने भी ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज पहली बात मैं बताता हूँ, ये 6 रिंग चेन्स के बने होते हैं। इसमें कितने कार्बन होते हैं? ये रिंग स्ट्रक्चर का होता है ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज जो होते हैं ये 6C होते हैं, 6 कार्बन के बने होते हैं। बात समझ में आई? तो जो ग्लूकोज होता है, जैसे कि मोनोसाइड, जैसे मैं बात करता हूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जितने भी हैं ये सारे फाइनली ये मोनोसेक्राइड्स हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने ब्रेड खाया, हमने क्या खाया? ब्रेड खाया और भी कुछ खाया। ठीक है, ये ब्रेड हमने इसको क्या किया? च्यूइंग किया विद द हेल्प ऑफ माउथ, उसमें सलावा और कुछ एंजाइम्स इसमें मिक्स हो गए। ठीक है, फिर ये ब्रेड गया अपने इंटेस्टाइन में, वहां पे ये कन्वर्ट हो गया मोनोसेक्राइड्स में। किसमें कन्वर्ट हो गया? मोनोसेक्राइड्स में। आप बोलोगे कि व्हाट इज द मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली ये मोनोसेक्राइड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे जो है ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, मान लीजिए कि हमने ब्रेड खाया, हमने चावल खाया, कुछ भी खाया, वो पहला स्टेप में कन्वर्ट होगा मोनोसेक्राइड्स में, मतलब वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा। फिर ये जितने भी कंपाउंड्स है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल CoA में।
एसिटाइल CoA में, और इसी प्रोसेस को और इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ये सारे हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये एसिटाइल CoA बनता है ना, तो यहां पे हमें कोई एटीपी नहीं मिलता। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये ब्रेड से जब ये मोनोसेक्राइड बनता है, तो यहाँ पे हमें एटीपी नहीं बनता है, एटीपी तो नहीं मिलता, बट लेकिन एटीपी बॉडी से यूज होता है। यहाँ पे एटीपी यूज होता है। जब कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं, द फूड पार्टिकल, व्हेन वी ईट समथिंग, देन दीज फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू द मोनोसेक्राइड्स। व्हेन दिस प्रोसेस इज कैरी ऑन, then there is no production of ATP। यहां पे ATP की प्रोडक्शन नहीं होते। इंस्टेड ऑफ इट ATP is used with the help of our body। अपनी बॉडी का जो ATP होता है, उल्टा ये यूज करता है फूड पार्टिकल को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने के लिए। जब ये मोनोसेक्राइड जब एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, विच इज द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये जो एसिटाइल CoA है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ATP मिलता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ATP हमें मिलता है। लेकिन जब ये एसिटाइल CoA फर्दर दूसरे चेन में जाता है, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, इस क्रेब्स साइकिल में जाता है ये एसिटाइल CoA, तो हमें मिलता है FADH, NADH एंड ATP। और यहां तक क्या हुआ ना कि जो एसिटाइल CoA के पास जितनी भी एनर्जी थी, सारे ये इन्होंने निचोड़ के निकाल लेता है ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में। बाकी जब ये NADH और FADH निकलता है, विच इज द सेकेंड, मतलब कि ये भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्दर ये NADH एंड FADH ये जाता है ATC के चेन में, और फिर यहां में जो भी बचा कुछ ATP होता है वो ATC के प्रोसेस से निकल जाता है। तो हमने तो क्रेब्स साइकिल ATC आपको पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे वीडियोस भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में क्रेब्स साइकिल और ATC का लिंक भी डाल दूंगा। बात समझ में आया? और उसे भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो यदि आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट खोल के चेक कर सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल का वीडियो कहां पे है और ATC का वीडियो कहां है। ठीक है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूंगा। बात समझ में आया? तो मैंने अभी तक क्या क्या बात किया? मैंने ये बात किया कि किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स। ओके, एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आवर फूड। I want to say that these foods are finally converted into the energy, but with the help of process। यहाँ पे बहुत सारे process happens होते हैं। When we eat something, for example, we eat bread. These bread are converted into the monosaccharide। ये bread जो है ना, ये monosaccharides में convert होगा। These monosaccharides are glucose, fructose and galactose, etc. These monosaccharides are further converted into acetyl CoA। Okay, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब कोई भी जो फूड पार्टिकल्स मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस कंडीशंस पे, उस प्रोसेस पे हमको ATP नहीं मिलता। उल्टा हमारा जो बॉडी है ना, उससे ATP लिया जाता है इस प्रोसेस को डन करने के लिए। इतना बात समझ में आया? जब ये मोनोसेक्राइड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, हमें वहां पे ATP मिलता है। लेकिन जब फिर एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल के चेन में एंटर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH, NADH एंड द ATP, तो यहां पे हमें ATP तो मिलता है, साथ साथ में एक्स्ट्रा हमें NADH और FADH मिलता है। और जब ये NADH और FADH ATC में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, तो फिर हमें जो भी बचा कुछ ATP इसमें बचा रहता है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ATP यहाँ पे रिमेनिंग होता है। वो सारे रिमेन्ड ATP हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिल जाते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज जो होता है, ये सेल के अंदर कैसे इंटर करता है, कि क्या इसे कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है या ऑटोमेटिकली चला जाता है, मतलब कैसे ये सेल के इंटर करता है, कैसे इस पे कौन सा एंजाइम, क्या मतलब सारे प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए इसके पहले हम ये नजर डालते हैं कि कैसे ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो चलिए डालते हैं नजर।
जो अपना सेल होता है, ये अपना मान लीजिए ये अपना सेल है, गॉट इट। यहां पे दो तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक तो होता है SGLT और एक होता है ग्लूट। ठीक है, अब ये SGLT और ग्लूट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जब इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो हम जानेंगे कि SGLT क्या होता है और ग्लूट क्या होता है। तत्काल के लिए हम लोग इसके सिर्फ फुल फॉर्म को देखते हैं, उसके बाद अब जब करेंगे तब जानेंगे। जो SGLT होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। क्या होता है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ SGLT, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। जो ये ग्लूट है ये सिंपली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब देखिए होता क्या है, ये ग्लूकोज तो जरूरत पड़ता है सारे सेल्स को। आपको पता है कि हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। तो उस तरह से ही जो अपने सेल्स होते हैं बॉडी के, इस टाइप ऑफ सेल्स हैज अ डिफरेंट फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरह ये जो ग्लूट और SGLT है, वो जितने भी वेरियस टाइप ऑफ सेल्स है वहां पे ये ग्लूकोज को उस सेल के अनुसार इन करवाता है। बात समझ में आया? ठीक है, आपको पता चल गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ग्लूकोज कैन इंटर द सेल विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट वन इज SGLT, which is sodium glucose link transporter, and the second one is GLUT, which is GLUT transporter, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सॉरी, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब जो ये SGLT है और GLUT है, इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाना। ठीक है, ये समझ में आ गया। मान लीजिए कि जो ग्लूकोज है ना वो 6C कार्बन है। मैं तत्काली ग्लूकोज को सिंबलाइज करूंगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से करूंगा। तो जो ग्लूकोज है ना वो 6C कार्बन है, 6 कार्बन चेंज के बने हुए हैं। मान लीजिए कि ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर कर गया, मान लीजिए SGLT के थ्रू किया और मान लीजिए ग्लूट के थ्रू किया। ठीक है, ये सेल के अंदर आ गया। अब देखिए ग्लूकोज के साथ परेशानी क्या हो जाता है कि ग्लूकोज जो होता है वो किसी भी सेल के अंदर से इजिली बाहर आ सकता है ना, मतलब कि बहुत इजिली ये सेल के बाहर से भाग सकता है, मतलब निकल सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सेल ने दिमाग लगाया। सेल ने बुलाया अपने गुरुजी को, जिसका नाम, उनके सेल के गुरुजी का नाम है हेक्सोकाइनेज। अब इसी हेक्सोकाइनेज को देखें, इसमें 2 वर्ड्स है, एक है हेक्सो, एक है काइनेज, है ना। हेक्सो और काइनेज। हेक्सो का मतलब होता है 6 और काइनेज का मतलब होता है कि हायर मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप को उठाना और दूसरे मॉलिक्यूल के पास फॉस्फेट ग्रुप को चिपका देना। तो वही काम होता है, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप को चिपकाता है, एक से दूसरी जगह ले जाता है। बात समझ में आया? अब यह है कि ये जो हेक्सो है ना, ये सिंबलाइज करता है कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन, वहीं पे जाके ये फॉस्फेट ग्रुप को चिपकाएगा। बात समझ में आया? तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6ठा कार्बन है ग्लूकोज का, और वहां पे ये फॉस्फेट जाके चिपक जाता है कुछ इस तरह से, विद द यूज ऑफ ATP। यहाँ पे ATP यूज करता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो यहाँ पे ATP यूज करता है और यहाँ पे ADP बना लेता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये हेक्सोकाइनेज, ठीक है, आता है अपने, मतलब जब ये सेल बुलाता है गुरुजी को, क्यों बुलाता है? बिकॉज ये ग्लूकोज जो बच्चा है सेल का, वो बहुत ज्यादा बदमाश हो जाता है, वो हमेशा भाग जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो अपने सेल थे उन्होंने गुरुजी को बुलाया, जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। वो हेक्सोकाइनेज ने क्या बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम इसको जंजीर से बांध देते हैं। जंजीर कौन हुआ? जंजीर हुआ अपना फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जाके जो ग्लूकोज के 6 कार्बन थे उस पे जाके इस फॉस्फेट ग्रुप को चिपका देता है, तो हो जाता है 6C कार्बन। जो ये 6C कार्बन है ना, वो वहां पे जाके ये फॉस्फेट ग्रुप चिपक जाता है। अब होता क्या है कि यदि आपको कोई भी काम करना है तो वी नीड ATP। तो उसी तरह जब ये हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट ग्रुप को चिपका रहा होता है ग्लूकोज से, तो वहां पे ये ATP यूज करता है, जिसके कारण
एटीपी बन जाता है, मतलब यहाँ पे एटीपी यूज हुआ है। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है। अब होता क्या है ना कि ग्लाइकोलाइसिस के पूरा 10 प्रोसेस को मतलब कि ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, वो सारे स्टेप्स हम देखेंगे भाई। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, तो मैंने बताया मैं उसे लिख भी देता हूं। मैंने क्या बोला कि जो ग्लूकोज होता है, ये जो भी हम लोग फूड्स खाते हैं, मान लीजिए हमने फूड खाया, ये फूड कन्वर्ट हुआ मोनोसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड में, और जो ये मोनोसेक्राइड है ये क्या क्या हो सकता है? ये ग्लूकोज हो सकता है, ये फ्रक्टोज हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी हो सकता है। जब ये मोनोसेक्राइड्स जब फूड से जब मोनोसेक्राइड बनता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें एटीपी नहीं मिलता है, हमें एटीपी नहीं मिलता है। इंस्टेड ऑफ इट एटीपी यहाँ पे यूज्ड होता है, एटीपी यहाँ पे यूज होता है। बट इन द केस ऑफ मोनोसेक्राइड जब ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है तो हमें एसिटाइल CoA मिलता है, एसिटाइल CoA मिलता है। यहाँ पे हमें एटीपी भी मिलता है, यहाँ पे हमें एटीपी भी प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कैन इजिली escape the cell. So glucose can easily escape the cell. ये बात समझ में आई। To prevent this a enzyme comes in play which is hexokinase। हेक्सोकाइनेज का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 6 कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है ना। तो क्या करता है कि जो ये हेक्सोकाइनेज है attaches phosphate group to the 6th carbon of ग्लूकोज। मान लीजिए कि ये 6 रिंग का, ये मान लीजिए कि ये 1 2 3, मान लीजिए कि ये 6 रिंग का ग्लूकोज है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 2 3 4 5 एंड द 6। तो क्या हुआ कि 6 कार्बन पे हेक्सोकाइनेज ने क्या किया? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को चिपका दिया। अब इससे क्या हुआ कि जब ये फॉस्फेट ग्रुप 6 कार्बन पे, जब ये फॉस्फेट ग्रुप 6 कार्बन पे, ग्लूकोज के 6 कार्बन पे अटैच हुआ तो ये बन गया नॉन पोलर। ये क्या बन गया? नॉन पोलर। ये क्या बन गया? ये बन गया नॉन पोलर। अब जो नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को एस्केप नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन को एस्केप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो क्या हुआ कि जब ये ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो इसको ये बना दिया नॉन पोलर। जब ये नॉन पोलर बन गया तो इससे क्या हुआ कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो नॉन पोलर के अगेंस्ट ना के बराबर होती है। तो उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो सेल के अंदर
फंस जाता है। बात समझ में आई? हेक्सोकिनेज क्या रोल प्ले करता है और कहाँ पे ये कार्बन के कौन से ग्लूकोज के कौन से कार्बन पे ये जाके ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप। आपको एक काम करना है, अब मैं बताता हूँ क्या काम करना है। इसको तो रिवाइज करना ही है, इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरा काम इसको शेयर करना है। चौथा काम लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इतना आप कर लेना, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जब होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी तरफ से आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगे।